हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरबीएससी या सीबीएसई की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोइट्री बेस्ट ऑप्शनों का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये दो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। अगर आपको पिछले वीडियो अगर आपको देखनी है जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया था, मतलब हिंदी में व्याख्या की थी, तो आप हमारी पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होने वाला है आज थोड़ा सा मैं पहले से बता देना चाहता हूं ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पोइट्री का जो आपका 4 नंबर का जो टॉपिक आएगा वो आगे जाके डिसाइड होगा, वो 4 नंबर का रहेगा या 5 का रहेगा या 6 का रहेगा, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वो चेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चन में 4 या 5 लाइन का स्टेंजा दे दिया जाएगा। 4 या 5 लाइन या 3 लाइन या 6 लाइन, वो स्टेंजा पे डिपेंड करता है कितनी कितनी लाइन का पोइट्री का ग्रुप बना हुआ है। उसका आप हिंदी में जो बोलते हैं उसको कहते हैं सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और इंग्लिश में जो बोलते हैं वो कहते हैं हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये भी करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगली वीडियो जो हम पोइट्री के पढ़ेंगे उसमें मैं 5-5, 6-6 स्टेंजा जो कि ग्रामर या किसी में भी सबकी अलग अलग सप्रसंग व्याख्या दे रखी है, मगर मैं 3 या 4 या 5 को मर्ज करके आपको एक ही एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो हमारा बोझ, हमारा जो वज़न है बहुत कम होने वाला है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो दोस्तों मैं आपका वज़न कम करने ही आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बिना वक्त गंवाएं हम शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो बेस्ट ऑफ सुनो का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ में क्वेश्चन एंड आंसर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख दिया। काफ़ी टाइम लगता है इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें रूपरेखा समझ लेनी है, आउटलाइन समझ लेनी है कि आखिरकार हमारे एग्ज़ाम में ये जो चीज़ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कैसे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पोइट्री का जो सेक्शन है दोस्तों वो 10 नंबर का आएगा, 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन आएंगे और 6 नंबर का आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन कैसे आया था? ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का। एक्सप्लेन दिस लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, एक्सप्लेन दिस लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब कैसे? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा? द 1 2 3 4। ये आपको स्टेंजा मिल गया, ज़रूरी नहीं है इस लेसन का मिले, अगली जो पोइट्री है उसका भी आपको मिल सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है 4 लाइन मिले, आपको 5 या 6 लाइन भी मिल सकती है। तो लाइनें कैसे हो सकती है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारी फर्स्ट पोइट्री थी इसलिए मैंने इसकी 4 लाइनें लिख दी, क्योंकि इसमें 2 स्टेंजा है, 4-4 लाइनों के 2 ही ग्रुप हैं। द वे ए करो, शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब इसका मैंने व्याख्या तो उसमें बता दी थी, इस तरीके से आएगा। दूसरी जो पोइट्री का जो स्टेंजा आएगा, क्योंकि इसमें 2 पोइट्री आएगी, एक अथवा में आएगा, मतलब एक प्राइमरी आएगी, एक सेकेंडरी आएगी। आपकी जैसी इच्छा हो वो आप कर सकते हो, या पहले कर सकते हो या फिर अथवा में जो आए वो कर सकते हो। तो दूसरा था अपना हैज़ गिवन ... कुल मिला के बात ये, जैसे इसी पोइट्री की नहीं, क्योंकि दोनों पोइट्री में से एक ही पोइट्री में से दोनों स्टेंजा नहीं आ सकते, तो क्या होगा, एक स्टेंजा तो इसमें से आ जाएगा, दूसरा स्टेंजा दूसरी किसी पोइट्री में से आ जाएगा। तो मैंने ये बीच में से छोड़ दिया, हैज़ गिवन ... रीड। तो ये कंप्लीट स्टेंजा था 4 लाइन का, तो मैंने बताने की कोशिश की या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे आंसर में हमें बदलना है, कैसे इसका बिल्कुल सटीक आकलन करना है ताकि हमारा एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटे। देखिए मित्रों, रेफरेंस एक पोइट्री 3 भागों में विभाजित होगी, 3 भागों में बटेगी। कैसे? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा था, मैंने
आपका हाथ पकड़ के मैं सिखाऊंगा। तो कैसे, जब आप रेफरेंस लिख दो यहाँ पर, ध्यान रखना इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन में। कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी इसमें से मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा मिलेगा और थोड़ा आपको एक्सटेंड करना है। रेफरेंस में देखो क्या होगा, रेफरेंस में केवल जो ये रेफरेंस है ये प्रत्येक पोइट्री का सेम होगा, क्योंकि इसमें कवि और कविता का नाम, मतलब पोइट और पोइम का नाम आपको लिखना है। दिस लाइन हैव बीन टेकन, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई है। देखो मित्रों, अगर आप रटते हो तो आपको याद नहीं होगी, जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाए वैसे वैसे अपने आप से क्वेश्चन करते रहो। दिस लाइन हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई है, कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द पोइम, कविता से। अब कविता का आपको नाम लिखना है, पोइम का आपको नाम लिखना है। ध्यान रखना, जब पोइम का नाम लिखो तो आपको ये दिख रहा है इन्वर्टेड कोमा, ये दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा लगेगा। ध्यान रखना, जो भी पोइम का नाम लिखो, ये नहीं अगली भी जो आपकी चलेगी, फायर एंड आइज, डस्ट ऑफ स्नो लिख दिया हमने, ये कविता ली गई है, डस्ट ऑफ स्नो से हो गया, ठीक है। इज कंपोज्ड, इज रिटन नहीं लिखेंगे हम क्योंकि लिखी नहीं जाती, इसको कंपोज की जाती है, इसकी रचना की जाती है, क्योंकि कोई सी भी जो कविता होती है ना उसको लिखना नहीं होता है। अगर बात की जाए व्याकरण की भाषा में, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की भाषा में अगर बात की जाए तो उसकी रचना की जाती है। तो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बार फिर बता रहा हूँ, दिस लाइन हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई है, कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, ली गई है। अब इसका किसने रची है? इट्स कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है भाई साहब, ये याद हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट में हमें सिर्फ थोड़ा सा ये बताना पड़ता है कि जो हमारी जो पोइम के जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका थोड़ा सा सारांश क्या है, कविता हमसे क्या कहना चाह रही है, बस। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में कोई सी भी 4 लाइनों का जो भी स्टेंजा होता है, जो ये लाइनें सेम अगली पोइट्री पढ़ेंगे उसमें भी यही आएगा। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट, कवि, वांट्स टू टेल अस, हमें बताना चाहता है। द पोइट वांट्स, चाहता है, क्या करना चाहता है कवि? टू टेल, बताना चाहता है, अस, हमें बताना चाहता है कि, दैट, कि, हाउ ए सिंपल इंसिडेंट, हाउ ए सिंपल इंसिडेंट, कि कैसे एक साधारण घटना ने चेंजेज बदल दिया, बदल देता है या बदल दिया या बदल देती है, हिज रेस्ट ऑफ लाइफ, उसका शेष जीवन। रेस्ट का मतलब होगा मित्रों यहाँ पर शेष, और लाइफ का मतलब जीवन। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, हाउ ए सिंपल इंसिडेंट, कि कैसे एक साधारण घटना चेंजेज बदल देती है, हिज रेस्ट ऑफ लाइफ, उसका शेष जीवन। किसका शेष जीवन? कवि का। क्योंकि आपने अगर व्याख्या, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अगर व्याख्या नहीं पढ़ी, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी, तो पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 10th क्लास की प्लेलिस्ट में। और क्या करती है? एंट्रेंस इनटू, और उसको बदल देती है। जो ये सिंपल सी घटना है, कौवा बर्फ़ को गिरा देता है उसके ऊपर, जिससे वो सारी चीज़ मैं वापस से नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंट्रेंस इनटू, और बदल देती है इनटू ए कॉन्फिडेंट मैन, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में या विश्वस्त व्यक्ति में उसको बदल देती है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमारा हो गया। फिर बता रहा हूँ मैं, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट वांट्स टू टेल अस, कवि हमें बताना चाहता है, दैट कि हाउ एन सिंपल इंसिडेंट, कि कैसे ए सिंपल इंसिडेंट, एक साधारण घटना चेंजेज बदल देती है, इज रेस्ट ऑफ लाइफ, उसका शेष जीवन। और क्या करती है? एंड टर्न्स इनटू, और बदल देती है इनटू ए कॉन्फिडेंट मैन, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में उसको बदल देती है। बहुत अच्छी लाइन हो गई हमारी यहाँ पर। बीच में थोड़ा सा काट के बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अपनी बात। दोस्तों, आपको कितना अच्छा महसूस होगा जब 3 या 4, 5 स्टेंजा का मैं एक स्टेंजा लिखवाऊँ, एक ही एक्सप्लेनेशन लिखाऊँ। देखो 5 गुना 10 गुना वजन कम कर रहा हूँ। 8-10 क्वेश्चन का मैं एक ही क्वेश्चन करके आपको आंसर लिखवाऊँ, क्वेश्चन कोई सा भी आए आपको आंसर वही लिखना है, तो कितना अच्छा होगा। देखो आपका कितना वजन कम होगा। तो दोस्तों, यही हमारी इस वीडियो में, यही अलग चीज़ हमारे इस चैनल में है, तो देखने की कोशिश करना और बराबर ध्यान केंद्रित रखना। एक्सप्लेनेशन, इन दिस लाइन, इन दिस लाइन। अब इन दिस लाइन ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, दिस नहीं करके हम इसको कर देते हैं इन दिस लाइन।
इन पंक्तियों में द पोइट इज टेलिंग, कवि बता रहा है, अबाउट बारे में, एन इंसिडेंट एक घटना के बारे में बता रहा है। बहुत सिंपल लाइन है। इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट इज टेलिंग, कवि बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है वो, अबाउट एन इंसिडेंट, एक घटना के बारे में बता रहा है। अब घटना कौन सी, कहानी की तरह याद करना बिल्कुल। वंस, एक बार, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, मतलब कौन, कवि। वंस, एक बार, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, अपने आप से। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का आंसर याद करना, एक्सप्लेनेशन याद करना, बढ़ते जाओ क्वेश्चन करते जाओ, बढ़ते जाओ क्वेश्चन करते जाओ, अपने आप से आपका आगे का रास्ता निकलता ही जाएगा। देखना, वंस, एक बार, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, किस पर बैठा हुआ था, छत पर बैठा हुआ था क्या, नहीं। पेड़ पर बैठा हुआ था क्या, नहीं। किस में बैठा हुआ था, रसोई में, बाथरूम में, बेडरूम में, नहीं। वो बैठा हुआ था अंडर ए हेमलॉक ट्री, नीचे एक हेमलॉक पेड़ के नीचे। जो हेमलॉक ट्री था वो जो एक जहरीला वृक्ष होता है, पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है। तो वह बैठा हुआ था, कहाँ पर बैठा हुआ था, एक हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आई होप, मुझे ये लगता है आपकी लाइन याद हो गई होगी। वंस ही वाज सिटिंग, वह बैठा हुआ था अंडर ए हेमलॉक ट्री। ओके, ही वाज इन सैड मूड, वो कौन से मुद्रा में था, दुखी मुद्रा में, अप्रसन्न मुद्रा में, बहुत उदास मुद्रा में। ही वाज इन सैड मूड, मूड का मतलब होता है स्वभाव, मुद्रा, जो भी। वह एक सैड मूड में था, उदास मुद्रा में था। देयर वाज सम डस्ट ऑफ स्नो, कुछ डस्ट ऑफ स्नो, देयर वाज सम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण थे, बर्फ़ की धूल थी, जो बर्फ़ पड़ता है, कहाँ पर थी, ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर क्या जमा हो रही थी पहले से, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ का, बर्फ़ के कण, बर्फ़ के जो धूल होती है वो इकट्ठी हो रही थी। तो देयर वाज सम डस्ट ऑफ स्नो, देयर वाज सम डस्ट ऑफ स्नो, कुछ बर्फ़ थी, कहाँ पर थी, आपके गिलास में, आपके फ्रिज में, कहाँ पर थी, नहीं सर, हेमलॉक ट्री पर थी। वेरी गुड, ऐसे ही याद करना है आपको, किस पर थी, ऑन द हेमलॉक ट्री। बच्चों आगे चलते हैं। अब घटना में क्या आ गया, एक कौवा भी आ गया, क्रो भी आ गया। कौवे ने क्या किया वो देखते हैं, कौवे का पार्ट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्रो वाज सिटिंग, कौवा बैठा हुआ था, किस पर, ऑन द ब्रांच ऑफ इट। एक क्रो वाज सिटिंग, एक कौवा बैठा हुआ था, कहाँ पर बैठा हुआ था, आपकी छत पर, नहीं, शाखा पर, किसकी शाखा पर, ऑफ इट, उसकी शाखा पर, किसकी, हेमलॉक ट्री की शाखा पर। तो हेमलॉक ट्री के लिए हमने किसका यूज कर लिया, प्रोनाउन कौन सा, इट का यूज कर लिया। तो एक रो वाज सिटिंग, एक कौवा बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच, शाखा पर, डाली पर, ऑफ इट, इसकी डाली पर। अब कौवा बेटा बेटा क्या करेगा, कुछ तो करेगा, जब उसका रोल आया तो कुछ ना कुछ तो उससे करवाया जाएगा। तो ठीक है, कौवा क्या करता है वो देखते हैं। इट शूक, उसने क्या कर दिया, शूक कर दिया, शूक, शेक, शूक, शेकन, मतलब मैंने आपको कहा था मेन वर्ब भी याद करनी पड़ेगी दोस्तों। इट शोक, उसने हिला दिया, कपा दिया, हिलाना। इट शोक, उसने हिला दिया क्या, द ब्रांच, शाखा को, उसने शाखा को हिला दिया। अब जब शाखा को हिलाएगा तो शाखा पर तो बर्फ जमी हुई थी, स्नो जमी हुई थी, तो क्या होगा, ड्रॉप्ड, और गिरा दिया सम स्नो, कुछ बर्फ। बर्फ कौन सी, वो पत्थर वाली बर्फ नहीं, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो नहीं, जो बिल्कुल रुई की तरह होती है, जिसको हम जम्मू कश्मीर में जाके उनसे बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे पर मारते हैं, जिससे किसी का सर नहीं फूटे। ठीक है दोस्तों। एंड ड्रॉप्ड सम स्नो, और गिरा दिया कुछ बर्फ, ऑन द पोइट, कवि पर। कवि बैठा हुआ था भाई साहब शांत मुद्रा में, उदास होकर बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री पर बर्फ़ जमी हुई थी। एक कौवा आया और कौवे ने क्या कर दिया, बर्फ़ गिरा दी, हिलाकर बर्फ़ गिरा दी। जैसे बर्फ़ गिरी एकदम से उसको अवचेतन से चेतन मुद्रा में आ गया, मतलब कहते हैं ना सोया हुआ था वो, तो एकदम से जाग गया। जागते उसकी जो नेगेटिव जो थिंकिंग थी वो दूर चली गई। कैसे जाती है देखते हैं। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, फॉलिंग यानी गिरने से, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के गिरने से या बर्फ़ की धूल गिरने से, हेड चेंज बदल दिया। बर्फ़ की धूल जो थी वो गिरने से हेड चेंज बदल दिया, किसका मूड बदल दिया, पोइट्स मूड बदल दिया। पोइट की जो उदास मुद्रा थी वो चेंज हो गई, उसमें परिवर्तन आ गया, किस चीज़ से, बर्फ़ के गिरने से। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे चलते हैं। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, किसने, पोइट ने, एकदम से बैठा हुआ था उदास,
अपन भी सोए रहते हैं, पानी की छींटे मारते, सारे के सारे सपने गायब हो जाते हैं जो रात भर देखते रहते हैं, और या फिर आता रहता है, गायब हो जाता है एकदम से। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, कवि ने। अब क्या निश्चय कर रहा है वो, अब क्या निश्चय करूं मैं, टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है दफा करना, दूर करना, छोड़ देना। अब देखो ये टू गेट रिड ऑफ जो है, इसकी जगह आप ध्यान रखना, मैंने गोले में लिख दिया है, गिव अप भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको मुझे देखने को, मुझे जहाँ तक अंदाज है ना, आपका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो अब देखना अब भी रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। रिफ्लेक्शन में बोल देता हूँ, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है दूर करना। तो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू गेट रिड ऑफ, दूर करने का, या गिव अप, त्यागने का, दोनों में से एक मीनिंग लिख देना, या तो टू गेट रिड ऑफ करना या फिर गिव अप करना, ठीक है, दोनों में से एक। फिर शोरोफुल मूड, उसने निश्चय किया छोड़ने का, त्यागने का, क्या, अपना शोरोफुल मूड, अपना दुखपूर्ण जो मुद्रा थी उसको छोड़ने का निश्चय किया, उदास मुद्रा को छोड़ने का निश्चय किया, दुखपूर्ण मुद्रा को छोड़ने का निश्चय किया। एंड और वांटेड, और चाहता था, अब क्या चाह रहा है वो, और चाहता था टू स्पेंड, बिताना, व्यतीत करना। अब बिताना चाहता है वो, अब बिताना चाहता था क्या, द रेस्ट ऑफ द डे, द रेस्ट ऑफ द डे, शेष दिन, शेष दिन या बचा हुआ दिन, दिन का मतलब है लाइफ, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया है। और शेष दिन बिताना चाहता है, कैसे, इन ए पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीके से। अब जो शेष जीवन है, वांटेड टू स्पेंड, बिताना चाहता है, रेस्ट ऑफ डे, शेष दिन बिताना चाहता है, कैसे, इन पॉजिटिव मैनर या पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीके से बिताना चाहता है, ठीक है। 10 इस प्रकार समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स और एक्शन, छोटे छोटे मोमेंट्स, क्षण या पल या एक्शन या कार्य भी, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे क्षण, आर वेरी सिंपल, बहुत साधारण होते हैं, दिखने में बहुत सिंपल होते हैं, बट हैव, किंतु रखते हैं, ए लार्जर इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, अपेक्षाकृत बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, ऑन एवरीवन्स हार्ट, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में छोटी छोटी जो चीज़ों का जो प्रभाव है वो रहता है। दिखने में घटना बहुत साधारण लगती है, मगर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कार्यों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए गांधी जी भी कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, कि वी नेग्लेक्ट, हमने नेग्लेक्ट कर दिया है स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को, इन ग्रेंजर ऑफ बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी चीज़ों की इन ग्रेंजर, शान में छोटी छोटी चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपका जो रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से कर ली है। अब ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना रेफरेंस की, हमेशा हमें कोई सी भी कविता का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो डस्ट ऑप्शनों की जगह दूसरी कविता का नाम आ जाएगा, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जगह दूसरे कवि का नाम आ जाएगा। ये लाइन जो है, इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट, ये ऐसे कैसे रह जाएगी सभी कविता में, और इन दिस लाइन्स द पोएट इज टेलिंग अबाउट, ये यहाँ तक ऐसे कैसे ही रह जाएगी। तो दोस्तों मैंने काफ़ी मेरी तरफ से तो बताने की कोशिश की है। अब देखो, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई, याद कर लेना दोस्तों, और आप चाहो तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि सर आपने 4 नंबर का बता दिया, 6 नंबर का क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अगर हमें ये याद हो जाता है तो क्वेश्चन तो हमें वैसे ही याद हो गए, क्योंकि सारी की सारी हमने एक्सप्लेनेशन तो इंग्लिश में याद कर चुके हैं। बचाए क्या है, कुछ भी नहीं बचा। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, डस्ट ऑफ स्नो क्या इंडिकेट करता है, क्या इंगित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है इसमें हमें क्या बताया गया है, क्या बताया गया है भाई साहब, पढ़ तो लिया कि डस्ट ऑफ स्नो में हमें क्या बताया गया है। देखो इसका आंसर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक कर सकते हो। देखो सेम क्या बताया गया है, ये तो बताया गया। व्हाट इंस्पिरेशन डज द शेकिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो गिव द पोएट, व्हाट इंस्पिरेशन, कौन सी प्रेरणा दी है शेकिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो जो शेकिंग डाउन जो हिलकर जो गिरी थी कवि के ऊपर, उससे उसको क्या प्रेरणा मिली, क्या मिली, वही यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर और आपका 8। देखो भाई साहब, क्योंकि सारी की सारी वही तो घटना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम, देखो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। इस कविता का केंद्रीय विचार क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमेशा, हमें कुछ नहीं करना, कोई सा भी क्वेश्चन आए बता तो दिया ना आपको,
हमें जब ये सीख लेंगे तो क्वेश्चन कोई सा भी आए इसी में से करना है। एक चीज़ से, एक तीर से कहते हैं ना 2 शिकार करना, हमने 5-5, 6-6, 10-10 शिकार करेंगे एक तीर से। बाहुबली देखिए ना, एक तीर मारता था, दुश्मन कितने सारे ढेर हो जाते थे, उसी तरीके से देखना है, ठीक है। बाहुबली बनो। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार क्या है ऑफ दिस। अब सेंट्रल आइडिया नहीं आकर इसकी जगह हमें क्या मिल सकता है, व्हाट इज द थीम। थीम क्या है, थीम की जगह हमें और क्या मिल सकता है, समरी क्या है, सारांश क्या है इस कविता का। अगर समरी भी नहीं मिले तो हमें मिल सकता है मैसेज, इस कविता ने हमें क्या मैसेज दिया। आप तो सिर्फ ये याद कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या हो सकती है, समरी क्या हो सकती है, मैसेज क्या हो सकता है, या अगर इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो भी हमें वंश से लेकर और कहाँ तक करना है, एवरीवन हार्ट तक करना है। एक क्वेश्चन और रह गया, थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने कहा ना छोटी चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। देखिए दी गई कविता में हेमलॉक ट्री और कौवा क्या प्रदर्शित करता है। व्हाट डू हेमलॉक ट्री एंड क्रो इंडिकेट्स, क्या प्रदर्शित करता है इन दिस पॉइंट। तो हेमलॉक ट्री एंड क्रो इंडिकेट, हेमलॉक ट्री और कौवा प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, शोरो, नेगेटिव थॉट्स, या तो दुख या नकारात्मक विचार को प्रकट करता है। और डस्ट ऑप्शनो किसको प्रदर्शित करती है, तो डस्ट ऑप्शनो इंडिकेट्स द पॉजिटिव मैनर, सकारात्मक रवैये को प्रदर्शित करती है। तो ध्यान रखना कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों ही अंधकार को या दुख को या नेगेटिव थॉट्स को प्रदर्शित करते हैं, और डस्ट ऑप्शन किसको प्रदर्शित करते हैं, द पॉजिटिव मैनर। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो अपने आप से पढ़ते जाइए और ट्रांसलेट करते जाइए, गारंटी के साथ यह आपको याद हो गया होगा दोस्तों। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो आपको पता है कौन सा होगा, मैंने आपको बताया। एक वीडियो तो होगा सप्रसंग व्याख्या हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन करना, और दूसरा वीडियो क्या होगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके दिल में मेरे लिए अगर थोड़ी सी भी जगह हो रही है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।